चलो, तो सबसे पहले एनसीईआरटी में आपने क्वेश्चन नंबर 2.8 पूछा है। In 2.8 it's given what's the number of photon of light with the wavelength of 4000 picometer that provides 1 joule energy। तो आपको मैंने बताया था कि फोटोन की एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है। तो 2.8 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एक फोटोन की एनर्जी निकालेंगे। तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? hc by lambda। तो दिस आई विल कैलकुलेट h is 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8 और वेवलेंथ अपने को दे रखा है 4000 पिकोमीटर एंड 1 पिकोमीटर इज 10 to the power minus 12 मीटर्स। यस सर। जूल आपका एनर्जी हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कर लो क्या? तो इसे 6.6 into 3/4 into 10 to the power minus 17 जूल। ये फोटोन की एनर्जी आ गई। अब उसने पूछा है 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कितने फोटोन चाहिए। तो आपको बताया था एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर हम निकालेंगे तो एक फोटोन की एनर्जी पता है और फोटोन का इंटीजर नंबर आएगा तो 1 जूल में इस एनर्जी से डिवाइड कर देंगे। तो 6.6 into 3/4 into 10 to the power minus 17। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे आपको। ये 40/6.6 into 3 into 10 to the power 16 आ जाएगा। एक बार देखिए सॉल्व करो। किसी ने अगर पूरा सॉल्व किया हो तो एक बार आंसर वेरीफाई करिए। 2.01 into 10 to the power 16। So this comes out to be 2.01 into 10 to the power 16। कितने फोटॉन्स आपके आ जाएंगे? So next question is 2.11। It's given 25 watt bulb emits monochromatic yellow light of wavelength 0.57 micrometer। Calculate the rate of emission of quanta per second। तो देखो, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर हम 25 वॉट लिखते हैं तो वॉट इज यूनिट ऑफ पावर। अगर हम बल्ब की पावर 25 यस सर। वॉट लिखते हैं इसका मतलब ये पावर ऑफ द बल्ब है। इसका मतलब ये 25 जूल्स पर सेकंड की एनर्जी रेडिएट कर रहा है। वॉट इज जूल पर यस सर। यस सर। पर सेकंड की एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो उसने पूछा है द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड और क्वांटा का मतलब बताया था फोटोन। तो आपको निकालना है 1 सेकंड में कितने फोटोन रिलीज होंगे। तो 1 सेकंड में जो एनर्जी आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है? 25 जूल्स। और एनर्जी ऑफ एक फोटोन तो निकाल लो, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन अगर कैलकुलेट करेंगे तो इट इज hc by lambda। सो 6.6 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 अपॉन लैम्डा। वेवलेंथ दे रखी है 0.7 माइक्रोमीटर। सो 0.57 into 10 to the power minus 6 मीटर्स। इतने जूल एनर्जी आ गई एक फोटोन की। तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालेंगे तो एक सेकंड में एनर्जी रिक्वायर्ड 25 जूल है और एक फोटोन की एनर्जी आप निकाल चुके हो 6.6 into 10 to the power into 3 into 10 to the power minus कितना आ रहा है 20 into 0.57। जाएगा, देखिए एक बार सॉल्व करके। 25 जूल में एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दिया तो 6.6 into 3 into 10 to the power minus 20 आ जाएगा और into 0.57 और कर देना है। करा सॉल्व किसी ने? 7.16 into 10 to the power 7.15 into 10.9 19। 19 हाँ पर सेकंड। ये आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए। एक सेकंड में इतने फोटोन इमिट कराने पड़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देख लो। पहले हमने क्या करा, एक फोटोन की एनर्जी निकाली, फिर एक सेकंड में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बल्ब की पावर से पता चल गया 25 जूल। तो 25 जूल एनर्जी के लिए कितने फोटोन चाहिए तो एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दिया क्योंकि एनर्जी ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2.14। It's given how much energy is required to ionize a hydrogen atom if the electron occupies n equal to 5 orbit। Compare your answer with the ionization enthalpy of hydrogen atom, energy required to remove electron from n equal to 1 orbit। तो आपको देखो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है कितनी होती है? -13.6 into z square by n square। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट से बाहर निकालना है।
तो उस ऑर्बिट पे जितनी एनर्जी उसके पास कम है, अगर वो एनर्जी हम उसको प्रोवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। इन्फिनिटी पे एनर्जी जीरो होती है तो आयोनाइज कर जाएगा। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है तो उसको हमें H+ में कन्वर्ट करना है, ये प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन होता है, राइट। तो अब देखो, पहले उसने बोला हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन n = 5 में होगा तो कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो पहले आप एनर्जी ऑफ n = 5 निकाल लो, तो वो कितनी आ जाएगी, E5 लिख लेते हैं सपोज करो उसको, ये वैल्यू आएगी -13.6 इंटू Z²/n², इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करा किसी ने वैल्यू? सर -0.54। 0.54 आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है, आपको पता है फिफ्थ एनर्जी स्टेट की एनर्जी हमें पहले ही से पता होती है, तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो अभी इलेक्ट्रॉन के पास -0.54 वोल्ट की एनर्जी शॉर्ट है, -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी शॉर्ट है, तो आपको इतनी एनर्जी और देनी पड़ेगी उसको, तब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी लिखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ n = 5 अगर लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 0 तक पहुंचाना है एनर्जी, तो 0 माइनस और ये एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दो, इतनी एनर्जी हम उसको प्रोवाइड कर देंगे तो 0.54 वोल्ट आ जाएगा, और 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो उसका मतलब आपको अब देखो ट्रिक समझ में आ गई होगी कि जो आपकी एनर्जी होती है उसी का साइन चेंज कर दो तो वही आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाती है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो उतनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो पॉजिटिव लिख देंगे, जब तक उतनी एनर्जी रिलीज होती है तो माइनस लिखते हैं। याद आया कॉन्सेप्ट? तो 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर हम n = 5 वाले इलेक्ट्रॉन को दे देंगे तो हाइड्रोजन एटम से बाहर आ जाएगा, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। अब इसी क्वेश्चन में उसने पूछा इसको n = 1 से कंपेयर करो, तो आपको डायरेक्टली पता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी तो आपको पहले ही से पता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो एक्चुअल आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन होती है, तो अगर केवल आयोनाइजेशन एनर्जी लिखी होती है तो उसका मतलब होता है ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालना, क्योंकि नॉर्मली इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है। तो वहाँ पे स्पेसिफिक सवाल पूछा है कि उसने आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एनर्जी लेवल में होता है, तो वो हमने निकाल लिया है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। बट प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, ग्राउंड स्टेट में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर पूछा जाएगा डायरेक्टली, हाइड्रोजन एनर्जी भी लिख सकते हैं, या कई बार हाइड्रोजन आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखते हैं, ये टेक्निकल वर्ड है। कभी कभी इसी क्वेश्चन में आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखेंगे, तो इट इज सिंपली मीनिंग कि हम कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू उसकी आ जाएगी हाइड्रोजन की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी है और हमें 0 बनानी है, तभी वो बाहर निकलेगा। कितनी एनर्जी प्रोवाइड करी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है सर, एंथैल्पी हम लोग सिर्फ ग्राउंड स्टेट में यूज करते हैं। हाँ, एक्चुअली में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब हुआ कि अगर कोई एटम है तो एनर्जी कहाँ से निकालोगे, ग्राउंड स्टेट से ही तो दोगे। नॉर्मली तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है ना। तो उसने लिखा कंपेयर और आंसर में, ऑल्दो देखो ब्रैकेट में ये चीज मेंशन कर दी है, क्योंकि ये चीज हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। इसलिए क्वेश्चन में देखो हिंट लिखी हुई है, ब्रैकेट में लिखा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n = 1 ऑर्बिट। जब उसका अगला चैप्टर पढ़ लेंगे पीरियोडिक टेबल, तो ये हिंट हट जाएगी क्वेश्चन से। मतलब एक्चुअल एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये हिंट नहीं लिखे होगी कि आपको n = 1 से निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन जिस नेचुरल स्टेट में होता है वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, सर कंपेयर का रेशियो निकालना है क्या इसका? कंपेयर करने के लिए रेशियो निकाल दो, या कितनी ज्यादा है वो तो सब्जेक्टिव सवाल में तो कुछ भी लिख सकते हो। तो कंपेयर करने का मतलब रेशियो लिख दो अगर आपको लिखना है, तो अगर कंपैरिजन लिखना है तो 25 टाइम्स आ जाएगा मैं समझ ना। तो अगर कंपैरिजन लिखना है तो E1/E5 लिख दो सीधे सीधे, तो वैल्यू 13.6/0.54 कर देंगे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 25 टाइम्स आ जाएगी। ठीक है, कंपेयर करने का ये मतलब है। रेशियो में लिख दो ये जो एक्चुअल एनर्जी ग्राउंड स्टेट से रिक्वायर्ड थी वो फिफ्थ ऑर्बिट के लिए, फिफ्थ ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी 25 टाइम्स हायर है। ठीक है, इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 2.35, 2.16 हो गया ना हैं। 27 टाइम्स हो गए। 20 20 20 टाइम्स 2.35 हो गया। 27 टाइम्स 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 हो गया। 27 टाइम्
बेटा 25 ही तो आएगा, अभी तो थोड़ी देर पहले करा -13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर, जब डिवाइड करोगे तो 5 स्क्वायर ही तो ऊपर आएगा सीधे, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ये देखो ना, ये पहली वैल्यू ये सॉल्व करी थी और दूसरी वैल्यू ये है, तो दोनों का रेशियो लोगे तो फिर 5 स्क्वायर ही तो आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.35। हाँ, n इक्वल टू 1 हमेशा ग्राउंड स्टेट होता है हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, 2.35। सर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में सर तो ग्राउंड स्टेट अलग होगी वो ना अभी सर, अलग कॉन्फ़िगरेशन अलग। सीखना पड़ेगा ना, वो अभी बाद में सिखाऊंगा, अभी हम हाइड्रोजन ही सीख रहे हैं, पहले उस लेवल पे पहुंचेंगे तब बताएंगे। अभी इसलिए तो बोला कि अगले चैप्टर का अभी आपको बताएंगे। हाइड्रोजन के लिए n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन है तो वहीं से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2.35 में लिखा है, इफ द डायमीटर ऑफ कार्बन एटम इज दिस देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम व्हिच कैन बी प्लेस्ड साइड बाय साइड इन अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस अ लेंथ ऑफ स्केल ऑन लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। ये सवाल बेटा आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में दिया था। आपको कार्बन का डायमीटर 0.15 नैनोमीटर दिया हुआ है, तो अगर साइड बाय साइड 20 सेंटीमीटर लिखना है तो कितने कार्बन एटम आएंगे? सिंपल, 20 सेंटीमीटर उस वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आ जाएंगे? 20 सेंटीमीटर लेंथ है और उसमें 0.15 नैनोमीटर का डायमीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे नैनोमीटर को तो 10⁻⁷ मल्टीप्लाई कर दो, कितने कार्बन एटम आएंगे साइड बाय साइड। सिंपल है, जैसे देखो एक कार्बन एटम है, फिर उसके बगल में दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, पांचवा रखा, ऐसे लिखते चले जा रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है उसमें डायमीटर से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, फिर पूछा आपने 2.42। या 2.39 ही पूछा है। 2.39 देखिए, 2.39 में लिखा है द अमेरिकन एक्सपेरिमेंट द स्टैटिक चार्ज ऑफ एन ऑयल ड्रॉप वाज ऑब्टेन्ड बाय शाइनिंग एक्स-रे। The static charge was on the oil drop was -1.282 into 10⁻⁸ कूलम। Calculate the number of electron present। तो आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है, तो चार्ज अगर क्वांटाइज होता है तो क्या करना है, जितना चार्ज है उसमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो क्या करेंगे, जो चार्ज है 1.282 into 10⁻⁻18 इसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो 1.6 into 10⁻⁻19, इसको सॉल्व कर लेना। 128.2 by 16 आ जाएगा मेरी समझ से। लगभग 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, यस सर 8.01 आ रहा है। अब वो नियरेस्ट इंटीजर ही लिखेंगे हम लोग, क्योंकि चार्ज डेसिमल में लिखना ठीक नहीं रहेगा, उसको इंटीजर में ही लिखना है हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हाँ 1.6 का थोड़ा राउंड ऑफ वैल्यू होती है। यस सर चार्ज क्वांटाइज होता है, सो डोंट राइट इट इन डेसिमल, राइट इट इन एग्जैक्ट इंटीजर नंबर, सो इट इज 8। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। एक बार ये अलग क्योंकि चार्ज क्वांटाइज होता है तो आप उसे फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। उसके बाद अपने क्वेश्चन पूछा है 2.42। सर एक बार ये वाला फिर समझा दीजिए। बेटा आपको बताया था चार्ज क्वांटाइज होता है, Q इक्वल टू N इंटू ई, फॉर्मूला सिखाया था मैंने आपको, अगर याद हो तो। फॉर्मूला बताया था Q इज इक्वल टू N इंटू ई। चार्ज दिया 1.82, अगर आप नहीं क्लिक करता तो फॉर्मूले से सॉल्व कर दो। चार्ज दिया 1.82 इंटू 10⁻18, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19, N निकल आएगा। या अगर चार्ज क्वांटाइज डायरेक्ट याद है तो चार्ज में एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। ठीक है, 2.42 में लिखा है एलिमेंट हैज मास नंबर 81 कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो देखो आपको बताया था कि जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 31.7% मोर न्यूट्रॉन है, तो अगर हम अज्यूम कर लें लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू x, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 31.7% ज्यादा हो जाएगा, तो x इंटू 1 प्लस 31.7/100।
तो अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1.317x, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर कितना दिया है 81, सम कर दो। तो x प्लस 1.317x इज इक्वल टू 81, यहाँ से x निकाल लीजिएगा। 81 अपॉन 2.137, तो सॉल्व करके x निकालो तो आपको इससे नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाएंगे। तो इसका एटॉमिक सिंबल मतलब Z पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो, नंबर ऑफ प्रोटॉन विल गिव यू Z, Z से आपको एलिमेंट पता चल जाएगा। इससे आपको पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एटॉमिक नंबर, तो उसका एटॉमिक नंबर 35 हो गया। तो ये एलिमेंट क्या होगा, किसी भी एलिमेंट को उसका एटॉमिक नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं, तो 35 ब्रोमीन 81 हो जाएगा। ठीक, और कोई क्वेश्चन? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.43 देखिए। 2.43 में बोला हुआ है कि एक एलिमेंट है जिसमें मास नंबर 37 है, तो अगर उसमें एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे तो ZE37 होगा, और उसने लिखा है 1 निगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, ये हो गया। तो इसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे तो Z आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो वो Z+1 हो जाएगा क्योंकि एक माइनस चार्ज है उसके पास, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखेंगे अगर हम यहीं पे साथ में तो आ जाएगा 37 - Z। अब क्वेश्चन में लिखा है इफ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखेंगे तो आएगा 37 - Z, और ये इलेक्ट्रॉन से 11.1% ज्यादा है, तो 11 का इलेक्ट्रॉन का 11.1% निकाल के ऐड कर दो, तो Z+1 का 11.1% ज्यादा मतलब 1/11.1/100 इतना एक्स्ट्रा करेंगे। ये समझ में आया पहला इक्वेशन? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 11.1% मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से सॉल्व करके Z निकालना है पहले। इसी समझ में आ गई ना? 11%, 11.1% ज्यादा करने का मतलब क्या हुआ, 1 + 11.1/100 और जोड़ दो उसी में। तो इफ यू ऐड 11.1% एक्स्ट्रा, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 37 - Z आएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करके आपको Z निकालना है। अगर किसी ने सॉल्व किया हो तो डायरेक्ट बताओ, नहीं किया तो अभी करके देखो फटाफट। यहाँ से आपको Z सॉल्व करके निकालना है। तो यहाँ से आपने Z सॉल्व करके 17 निकाला है, तो आपका जो एलिमेंट आएगा वो आपका 17Cl37 आ जाएगा। ये आंसर हो गया, बस कंप्लीट। चलो उसके बाद पैकेज के डाउट करो फटाफट। तो देखो पैकेज में सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है मुझसे। 11 क्वेश्चन लिखा है रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज द फर्स्ट बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आपको रेडियस का फॉर्मूला पता है क्या होता है, 0.529 n² एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन लिखेंगे, n = 1 हाइड्रोजन एटम की रेडियस लिखेंगे अगर हम, तो वो आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। आप पूछा नीचे वाले डेटा में से किस केस में रेडियस सेम मैच कर जाएगी, तो वो उस केस में मैच करेगी जहां n² = Z हो। अगर आपको रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम लाना है तो उसका मतलब आपको n² = Z आ जाए तो ये कट जाएगा, अपने आप रेडियस हाइड्रोजन के बराबर हो जाएगी। तो आप देखो जिस भी ऑप्शन में n² = Z मैच कर जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ठीक आंसर आ जाएगा। यस सर। समझ आया? इसके ऑप्शन नंबर डी में अगर चेक करोगे आप, तो डी ऑप्शन में बेरिलियम का Z होता है 4 और n दिया है 2 क्वेश्चन में, तो n² = Z मैच कर रहा है। इसकी रेडियस निकालोगे तो 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, Yes. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है फॉर एन इलेक्ट्रॉन द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इनटू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब शेल नंबर विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ। तो पहले आपको वैल्यू लिख लेनी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना बताया था मैंने, 2.19 × 10⁶ इंटू Z/n मीटर/सेकेंड। तो इसमें वेलोसिटी को अगर n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2.19 × 10⁶ इंटू Z आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन देखो n से इंडिपेंडेंट हो गया,
कोई भी वैल्यू ऑफ n के लिए वैल्यू सेम आएगी क्योंकि केवल z पे डिपेंडेंट है, तो इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम तो नंबर ये बता दीजिए, नहीं समझ में क्या? नहीं आया। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर ऐसे तो z उधर ट्रांसफर करके भी कर सकते थे सर। तो वो पूछा नहीं ना, क्वेश्चन में पूछा ना कि आपसे पूछा वेलोसिटी इनटू n का प्रोडक्ट किससे इंडिपेंडेंट है। हम कुछ भी नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में पूछा वो हाँ ट्रांसफर। हाँ सर शेल नंबर कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के सेल नंबर को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसको अभी लिख लो सेल नंबर। सर आप पढ़ाएंगे ना अभी इसको डिटेल में? हाँ, वो तो श्रोडिंगर ने बताया था। बोहर मॉडल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n। फर्दर मॉडल में बोहर का कंट्रीब्यूशन बोला नहीं था। बोहर का कंट्रीब्यूशन क्या, स्टेशनरी ऑर्बिट, तो उसने शेल नंबर तो बता दिया ना पहले से ही, तो ये आगे वाले मॉडल हाँ हाँ कंटिन्यू करेगा। मैंने बोला ना फिर 2.19 की जगह जिसका जो कंट्रीब्यूशन करेक्ट है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अब न्यूक्लियस तो हम आज भी यूज करते हैं ना, रदरफोर्ड मॉडल का कंट्रीब्यूशन है। इलेक्ट्रॉन हम आज भी यूज करते हैं एटॉमिक मॉडल में, वो थॉमसन मॉडल का कंट्रीब्यूशन है। ऐसे ही ऑर्बिट यूज करेंगे, वो बोहर मॉडल का कंट्रीब्यूशन है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब होता है शेल नंबर, जो बोहर ने बताया था। तो बोहर ने उसको KLMN बोला था, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में उसको 1 2 3 4 लिख देते हैं, बस इतना ही अंदर। इससे 2.19 टू 10⁻6 से सर पता क्या चला कि इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये इसमें तुम्हें z दिख रहा है, इसमें कहीं n दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन में कहीं n है? नो सर। तो बस n से इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, उस वैल्यू का कुछ भी डाल दो फर्क ही नहीं पड़े। तो ये वैल्यू केवल किसके ऊपर डिपेंडेंट है, z के ऊपर। z बदलोगे तो वैल्यू बदल जाएगी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन z पे डिपेंडेंट होता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन z पे डिपेंडेंट होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन z पे डिपेंडेंट होता है, तो ये वैल्यू चेंज हो सकती है क्योंकि उन सब वैल्यूज का z चेंज होगा। बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप कुछ भी ले लो, ये वैल्यू नहीं चेंज होगी क्योंकि वैल्यू केवल z पे डिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू चेंज करें तो वैल्यू चेंज होनी चाहिए, तो वैल्यू चेंज होगी नहीं क्योंकि 2.1 × 10⁻6 × z में n की वैल्यू ही नहीं है, तो कुछ भी n रखो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, z बदलेंगे खाली। ठीक है, उसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन सर नंबर। बाकी सब हम लोगों ने सर हम लोगों ने बाकी सब ऑप्शंस इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो z पे डिपेंडेंट है ना। वो सब z डिपेंडेंट है, बिल्कुल सही, ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो गिवन है द रेडियस ऑफ बोहर ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.053 नैनोमीटर, द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ He+। कितना फार्मूला लगाना है बेटा, रेडियस फार्मूला क्या होता है, 0.529 into n²/z एंगस्ट्रॉम। तो उसने 0.53 बोल दिया तो 0.529 की जगह 0.53 लिख लो, बस इतना करेक्शन कर लेना। उसने आपकी कैलकुलेशन आसान कर दी है, तो 0.53 into n²/z एंगस्ट्रॉम लिख लेना क्योंकि हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस दी है। अब He+ के लिए उसने बोला हुआ रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ He+, तो He+ मतलब z = 2 और सेकंड ऑर्बिट मतलब n = 2। n2 पुट करो, z2 पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो r1 की वैल्यू आ जाएगी 0.53 into 2²/2 मतलब 0.53। ये इतना एंगस्ट्रॉम आएगा, बस ध्यान ये रखना है, बाद में इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देना 10 से मल्टीप्लाई करके। 1.06। Yes, sir. 0. ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर 1.06 आएगा पहले एंगस्ट्रॉम में, उसको 0.106 नैनोमीटर लिख देना। ये चीज सॉल्व करेंगे तो ये 1.06 एंगस्ट्रॉम आएगा, उसी को 0.106 नैनोमीटर लिख देना। उसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा था फोर्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Be3+ फ्रॉम द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो Be3+ दे रखा है, तो इसका Z कितना हो गया, 4। ठीक है, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पूछा है तो n = 3। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n = 2 होता है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n = 3 होता है। तो इसको सॉल्व कर लो।
समझ आया? बस यहाँ से आपको क्या पूछा, एनर्जी पूछी है, तो पहले E इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, वैल्यू पुट करो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर इज 4 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। तो सॉल्व करके पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाल लो, और फिर मैंने बोला आयोनाइजेशन एनर्जी की क्या करते हैं, साइन पॉजिटिव कर देते हैं, क्योंकि इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो माइनस को प्लस में लिख देना है बस। बताओ कितना आ रहा सॉल्व होकर, करा किसी ने सॉल्व? सर 23.8 आ रहा है। ये 24.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा माइनस में। तो फोर्थ आयोनाइजेशन पोटेंशियल लिखेंगे, तो पॉजिटिव कर देंगे, लिख देना उस 24.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर है। सर फोर्थ आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्यों लिखा है, मतलब आंसर तो इसलिए लिखा आपका है, अभी और तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में चीज सीखेंगे, अभी तो उस पर दिमाग नहीं लगाते। जैसे आपके पास बेरिलियम आइटम है तो पहले इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन हुआ। तो अभी हाइड्रोजन लाइक नहीं है, फिर इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालो, ये सेकेंड आयोनाइजेशन हो गया, फिर इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालो, ये थर्ड आयोनाइजेशन सर हो गया। उसका मतलब 23.17 आ रहा है। कैलकुलेशन सही से चेक करो, आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, ये तो तुम निकाल नहीं सकते, क्योंकि बोर मॉडल केवल किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन आइटम, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक के लिए। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक इसमें कोएल कौन सा है, केवल ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक है, तो आप बोर मॉडल केवल यहीं पे लगा सकते हैं, ये आपका हाइड्रोजन लाइक है। तो सर मतलब एक्साइटेड स्टेट में जाना आयनाइज होना होता है। एक्साइटेड स्टेट का हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट थोड़ी ना, ग्राउंड स्टेट हुआ। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक करके 3 निकाल दिए, तो जब एक इलेक्ट्रॉन बचा तो वो हाइड्रोजन लाइक हो गया, तो उस पर आप बोर मॉडल लगा सकते हैं। ये आपका फोर्थ आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया। आयोनाइजेशन मतलब आपको ओके इलेक्ट्रॉन सर। निकालने हैं, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक करके निकालना शुरू करो, तो वो पूछा चौथा हाँ इलेक्ट्रॉन सर निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, तो वो तो आपको वैसे भी वही सॉल्व कर पाते, आप दूसरी वैल्यू सॉल्व भी नहीं कर सकते थे। यस सर। ओके तो क्वेश्चन नंबर 15 भी देखो भाई, सिमिलर क्वेश्चन है, फिर से रेडियस का फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, हाइड्रोजन एटम इज अ स्टेट ऑफ हाई क्वांटम नंबर has been created in the laboratory and observed in space. The quantum number of the Bohr orbit in the hydrogen atom whose radius is 10 power 5 angstrom. फॉर्मूला लगा दो बस, R is equal to 0.529 into n square by z। हाइड्रोजन एटम है इसलिए z इक्वल टू 1 है, और n की वैल्यू निकालनी है आपको। z इक्वल टू 1 है हाइड्रोजन की वजह से, और रेडियस दे रखा है 10 to the power 5 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से सॉल्व करके n निकालना है। ये सॉल्व करना है सर, रेडियस नहीं कन्वर्ट करनी? हाँ बेटा, सर रेडियस की यूनिट नहीं कन्वर्ट करनी पड़ेगी? क्यों, तो सेम यूनिट तो है, 0.529 एंगस्ट्रॉम ही तो होता है, तो दोनों तरफ एंगस्ट्रॉम लिखेंगे तो क्यों यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। उसको सॉल्व कर रहे होगे तो ये 435 के आसपास आंसर आ जा रहा है, वही रिजल्ट लिख दीजिए, नियरेस्ट इंटीजर लिख दीजिएगा चलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, रेडियो ऑफ द रेडियस डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड दैट ऑफ Li2 plus ion is, so ratio of the radius difference between fourth and third orbit of hydrogen atom that of Li2 plus ion, तो दोनों की रेडियस लिखो। तो हाइड्रोजन एटम की थर्ड ऑर्बिट की रेडियस लिखेंगे तो 0.529 n स्क्वायर बाई z, और फोर्थ ऑर्बिट लिखेंगे तो 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z, इनका डिफरेंस लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम R4 माइनस R3 लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 9 इंटू 0.529, और ये Li2 प्लस के लिए लिखेंगे, Li2 प्लस के लिए R3 की वैल्यू आएगी 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z, और R4 लिखेंगे तो ये भी आएगा 0.529 इंटू R स्क्वायर बाई z,
Z is 3 over here. इसके लिए R3 और R4 का डिफरेंस लिखेंगे अगर सिंपली सॉल्व करना था आप लोगों ने, पता नहीं क्यों नहीं करा। तो 0.529/3 कॉमन आ जाएगा, ये भी 16 - 9 आ जाएगा। दोनों का रेशियो लिखेंगे तो 3:1 आ जाएगा। यस R4 - R3 बाय R4 डैश माइनस R3 डैश लिखेंगे, सारी वैल्यू बढ़ जाएगी, सीधे सीधे 3 आंसर आ जाएगा। 3:1 आंसर रिपोर्ट कर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 18 लिखा है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x, देन वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ विल बी। वेलोसिटी फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अगर फर्स्ट ऑर्बिट की x दे रखा है तो फार्मूला हो गया x * z/n। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू z/n था, और फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी दे रखी है x, तो उसी जगह x लिख दो। थर्ड ऑर्बिट पूछा हुआ है तो ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ये मतलब वेलोसिटी फार्मूला हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ पे डालोगे तो z की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 डालोगे तो v1x आ गया। v3 पूछा गया आपसे, यहाँ से v3 लिखेंगे तो x/3 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। 19 लिखा था रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ B3+। तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन अगर लिखेंगे ग्राउंड स्टेट में तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2 ऑफ B3+ अगर लिखेंगे तो आ जाएगा -13.6 × z² / n², which is same as -13.6 by z² is 4²। z² is 4² और n² is 2²। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा? 54.4 समथिंग आ जाएगा इसमें से। इलेक्ट्रॉन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Be3+। 54.4। सर अगर ना निकाले तो भी इसमें चल जाएगा ना? चल जाएगा, 4 टाइम्स आएगा सीधे 16 Yes, टाइम्स आएगा। हाँ सर, वो 4 टाइम्स का रेशियो ले लेंगे। 1/4। हाँ तो नहीं 1, हाँ सही बोला तो नहीं आएगा। तो उसके अगर हम लिखेंगे E1/E2 पूछा गया आपसे, तो रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन द ग्राउंड स्टेट एंड हाइड्रोजन एटम। तो अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6/54.4, यानी कि 1:4 आ जाएगा। यस सर। अच्छा ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये डेसिमल की जगह रेशियो साइन होना चाहिए था। 1:4 है, 1:8 है, 1:16 है और 16:1 है। सही कर लीजिएगा इसको, ठीक है। दिस मस्ट बी रेशियो नॉट डेसिमल। 1:4, 1:8, 1:16, 16:1। तो इसका आंसर मेरे समझ से ए होगा। देखो जरा चेक करके एक बार। यस सर, ये भी है। यही है सर। Yes, sir, A option. डेसिमल की जगह S2 का साइन लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए मैंने आपको सीधे स्टेटमेंट लिखाया था। न्यूक्लियस से इनफाइनाइट की तरफ अगर जाते हैं तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, और गैप बिटवीन टू सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। उसका रूल सिंपल है, मूविंग फ्रॉम न्यूक्लियस टू इनफाइनाइट, गैप बिटवीन टू सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर रूल लिखना है तो उसका लिख लो, मूविंग फ्रॉम न्यूक्लियस टू इनफाइनाइट, separation between difference of energy between two successive energy levels is in decreasing order. Difference of energy in successive energy levels is in decreasing order. सीधा रूल लगाओगे तो ही पता चल जाएगा। उसका आंसर ए हो जाएगा। 1 और 2 के बीच का जो गैप होगा वो हमेशा 2 और 3 से ज्यादा आएगा किसी भी एलिमेंट के लिए। ठीक, कंप्लीट।